कल्चर होना या आपका बड़ा आर्किटेक्चर बनना, ये बिल्ड मॉन्यूमेंट्स का बनना, लिटरेचर का, पोइट्री का आना, ये सब शांति का के प्रतीक है। मतलब यूपी में खास तौर से 80 का दशक जो था वो बहुत बुरा रहा था। हर साल कहीं ना कहीं दंगा हो रहा था। मगर अगर आप आंकड़े देखेंगे उन दंगों के, तो ज्यादातर जिस चीज को हम दंगा कह रहे थे वो ये हो रहा था कि थोड़ा बहुत पथराव हुआ और फिर पुलिस ने, पीएसी ने मुसलमानों पे गोली चला दी। आए तो यहाँ की डाइवर्सिटी देख के वो काफी अचंभे में थे। उनको चूंकि बाहर से आए हैं, कुछ पता नहीं है यहाँ के बारे में, और यहाँ पे आते ही इतना सारा मिलिट्री के बेसिस पे उनको पावर मिला हुआ था, क्योंकि उनके पास फौजी ताकत थी। तो उनको इस देश को समझने के लिए बहुत आसान किताबों की जरूरत थी। मतलब जैसे होता है ना, कुंजी जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, पढ़ने के लिए कुंजियां चाहिए थी। तो नमस्कार, मैं हूं निधीश त्यागी और हम हैं हरकारा डीप डाइव पर। और आज हम बात करेंगे किताब पर, जो कि खास तौर पर हिंदी पट्टी वालों के बारे में लिखी गई है। ये किताब अंग्रेजी में है, इसका नाम है हिंदी हार्टलैंड, और इसे गजाला वहाब ने लिखा है, जो जर्नलिस्ट हैं। और ये उनकी दूसरी किताब है, जो इसके पहले उन्होंने बॉर्न ए मुस्लिम लिखी थी, और इसके पहले एक और किताब जो है वो प्रवीण शौने के साथ, वो ड्रैगनट और डोर स्टेप है। और वो रक्षा मामलों में एक पत्रिका निकालती हैं प्रवीण शौने के साथ, जो कि खासी चर्चा में रहती है, फोर्स नाम है उसका। और ये हिंदी हार्टलैंड पर काफ़ी अंग्रेजी में काफ़ी चर्चा लगातार होती रही है, उसको काफ़ी अच्छे से उसका स्वागत, उसकी सराहना उसको मिली है। तो गजाला, आपका स्वागत है हरकारा के इस डीप डाइव में। ये हिंदी में, शायद हिंदी हार्टलैंड के बारे में शायद पहली बातचीत है, तो इसलिए भी हम लोगों को ये बात अच्छी लगती है कि हिंदी वालों को भी पता चलना चाहिए कि उनके बारे में क्या कुछ कहा लिखा और सुना जा रहा है। तो ये जो किताब है आपकी हिंदी हार्टलैंड, जो कि बॉर्न ए मुस्लिम के बाद लिखी गई, और ये बहुत दिलचस्प है कि आधा हिंदुस्तान लगभग हिंदी पट्टी का है, मोटे मोटे तौर पे। आधे लोग हैं जो करीब करीब हिंदी बोलते हैं इस देश में, या हिंदी हिंदी के किसी फॉर्म में बात करते हैं, हिंदी तो नहीं। और यही यही उस किताब के बारे में की खास बात भी है कि वो उन तहों को, उन बारीकियों को खोलती है, जो कि जिसको लेकर हम एक क्लब कर देते हैं कि ये तो हिंदी एक पट्टी है, उस तरह से काम करते हैं। तो एक तो इस बात को सोचने और करने के लिए भी मेरे ख्याल से हिंदी वालों को भी थोड़ा सा शुक्रिया करना चाहिए आपको, कि ऐसा सोचा और इसके बारे में काम किया। और पर मैं जो पहला सवाल पूछना चाहता हूँ गजाला आपसे, वो ये है कि इस किताब के बारे में सोचा कैसे, कहाँ से ये बात आई, और इसके लिए आपने इसको फिर, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा एक, इसको हिंदी में विहंगम कहते हैं, कि काफ़ी बड़ा जो है स्पैन है हिंदी। बहुत बहुत शुक्रिया निधीश, मुझसे बात करने के लिए और किताब के बारे में इतने अच्छे शब्द बोलने के लिए। मैं बहुत आभारी हूँ आपकी। ये किताब की शुरुआत एक्चुअली वहीं से हुई है जहाँ से मेरी पिछली किताब बौना मुस्लिम खत्म हुई थी। बौना मुस्लिम हालांकि मुसलमानों के भारत में एक्सपीरियंस के ऊपर थी, इस्लाम कैसे, हिंदुस्तानी तरीके का इस्लाम कैसे उभरा, चाहे वो देवबंदी हो या बरेलवी या जमात इस्लामी, ये सारी सारी चीजों को मैंने उस किताब में इनके बारे में बात की थी। और वो किताब जो खत्म हुई थी वो एनआरसी सीएए के प्रोटेस्ट के ऊपर खत्म हुई थी, जो कि जिसका मरकज जो था वो हिंदी पट्टी ही था। मेन प्रोटेस्ट दिल्ली और दिल्ली के आसपास के इलाकों में हो रही थी। तो वो उस नोट पे वो किताब खत्म हुई थी कि मुसलमानों के लिए चैलेंजेस कितने और बढ़ते जा रहे हैं, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में। तो उसके बाद मेरे पब्लिशर से किताब आने के बाद बात हो रही थी कि अब अगली किताब पे क्या काम, मतलब क्या किताब होनी चाहिए। तो वो चाहते थे, ये एलेक्स चाहता था ये कि मैं आगे भी कम्युनल वायलेंस, सांप्रदायिकता के ऊपर काम करूं, और खास तौर से नॉर्थ इंडिया में, यूपी के इलाके में जो हो रहा है इसके ऊपर काम करूं। मगर मैं सिर्फ सांप्रदायिक या सिर्फ मुस्लिम सब विषय पे बात करना या काम करना नहीं चाहती थी। मैं सोच रही थी कि मैं थोड़ा और अपना सब्जेक्ट को वसी करूं, कुछ और एक्सपैंड करूं। तो वो एक्सपेंशन होते होते वो धीरे धीरे हिंदी पट्टी हुआ।
और फिर जितना मैं इसके बारे में सोच रही थी, किताब का को कंसेप्चुलाइज दिमाग में कर रही थी, तो एक सवाल जो मुझे बार बार दिमाग में मेरे आता था, वो था कि मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस इस इलाके में बड़ा होने का। मैं आगरा से हूँ, सारी जिंदगी इसी हिंदी पट्टी में ही रही हूँ, यूपी में ही रही हूँ, दिल्ली यूपी में ही रही हूँ। तो मेरा अपना एक्सपीरियंस जो रहा है यहाँ पे, अब मेरे सारे अनुभव इक्का दुक्का को छोड़ के ज्यादातर सब अच्छे हैं। मुझे कभी भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि यहाँ पे बहुत ज्यादा सांप्रदायिक सोच लोगों के दिमाग में आई है। जब मैं छोटी थी, बचपन से, मतलब बड़े अब इस उम्र में आके तो बहुत ज्यादा दिख रहा है, वो अलग बात है। मगर मेरा अपना एक्सपीरियंस ये था। तो मेरे सवाल दिमाग में बार बार ये उठ रहा था कि ये हम इस मोड़ पे, इस कगार पे पहुंचे कैसे हैं, जहाँ यहाँ के लोगों में, खासतौर से यहाँ के हिंदुओं में मुसलमानों के प्रति इतनी नफरत ये कैसे बढ़ गई है कि वो अब उसको जाहिर करने में झिझकते भी नहीं है। मतलब मुंह पे भी आपको कुछ ना कुछ कह सकते हैं। मेरे साथ भी कुछ ऐसे हुए कि अच्छे खासे जान पहचान के लोग भी मेरे मुंह पे कह देते, ये सोच के कि मैं चुपचाप सहन कर लूंगी या उस बात को एक्सेप्ट कर लूंगी, जो कि मैं कर लेती। मैं बहस में नहीं पढ़ना चाहती, तो मैं सुन लिया, कह रहे मगर मुसलमान तो ऐसे ही करते हैं। तो ये ये हम ऐसे इस मोड़ पे पहुंचे कैसे, जबकि यहाँ पे तमाम एविडेंस है कि मिलजुल के मुसलमान और हिंदू कैसे रहते थे। चाहे वो मुगल्स का मॉन्यूमेंटल एविडेंस हो, मॉन्यूमेंट्स है, चाहे हमारे आर्ट और कल्चर में हो, हमारी जबान में हो, हमारे लिटरेचर में हो, फैशन में हो, खाने में हो। दिल्ली सल्तनत के क्या इन्फ्लुएंसेस रहे हैं जो अफगानिस्तान से या टर्की से आए थे। तो ये सब दिमाग में मेरे चलते हुए इसका स्कोप किताब का बढ़ता गया। मुझे लगा थोड़ा सा मुझे प्रेजेंट मोमेंट के बारे में, सिर्फ अभी के बारे में बात करने के अलावा ये भी देखना पड़ेगा कि हम इस मोड़ तक पहुंचे कैसे, हमारा इतिहास क्या रहा है, और उन हर ऐतिहासिक मोमेंट का, मौके का असर सोसाइटी पे क्या पड़ा। तो मैंने जो इतिहास का भी पोर्शन किताब में लिखा है, दिल्ली सल्तनत के फॉर्म होने से शुरू करके इंडिपेंडेंस तक का ये जो सफर है, तो मैंने कोशिश ये की है कि ये सिर्फ क्रोनोलॉजी नहीं है। इसमें मैंने ये भी लिखा है कि हर राजा का या हर बादशाह, शहंशाह जो भी है, एम्परर का असर हमारे समाज पे, स्पेशली हिंदी पट्टी के समाज पे क्या पड़ा है। जो जो फैसले किए गए हैं, जो रूल्स पास किए गए हैं, उनका लोगों पे क्या असर पड़ा, कि आम काम जिंदगी पे, प्लस उनकी अ, उनकी समझ पे क्या असर पड़ा, उनकी थिंकिंग पे क्या असर पड़ा। तो ये सारा एक काफी बड़ा पोर्शन है किताब का, जो बीच का पोर्शन है, पार्ट 2 और पार्ट 3, जिसमें ब्रिटिश का फिर बहुत बड़ा रोल है कि कैसे उन्होंने हमारी हेरिटेज, हमारी विरासत को बेदखल अंदाजी करी, और हमारे खुद के अपने बारे में जो सोच है, हम जो अपने बारे में समझते थे, उसमें कितना उन्होंने दोगलापन डाला बीच में। जैसे हमारी जो इतिहास था, उन्होंने इतिहास जब हमारा लिखा तो उसको 3 हिस्सों में बांट दिया, एंशियंट हिंदू, मिडिवल मुस्लिम, इस्लाम, और मॉडर्न ब्रिटिश पीरियड कर दिया। जबकि ब्रिटिश पीरियड को क्रिश्चियन नहीं करा, ब्रिटिश रखा, उसको उसको धर्म से बाहर कर दिया। जबकि वो पीरियड खासतौर से धर्म के मामले में बहुत पावरफुल था। 1857 का जो रिबेलियन हुआ है, वो धर्म के लिए इसलिए हुआ कि उनको लगा कि उनके धर्म पे हमला किया जा रहा है, ब्रिटिश उनके धर्म पे हमला कर रहे हैं। तो ये सारा पोर्शन मैंने किताब में शामिल किया। और फिर क्यों आजादी की लड़ाई के दौरान हम ब्रिटिश सोच के शिकार हुए, क्यों हमने अपनी खुद की विरासत को छोड़ के, जो हमें उन्होंने सिखाया, हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया। और आजादी के बाद तक भी, बाद में हमारा जो अर्ली इयर्स थे, 2-3 दशक जो थे आजादी के बाद के, 50 का दशक, 60 का, 70 का, हमारी पूरी पॉलिसी मेकिंग, इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग, हमारा अपने लोगों के प्रति रवैया, खासतौर से जो ट्राइबल लोग हैं, उनकी तरफ हमारा रवैया, ये सब उसी का शिकार रहे जो अंग्रेजों से हमने सीखा। तो ये सब मिला के फिर मैंने मतलब ये किताब में मैंने ये सब कुछ डाला, ये समझने के लिए कि आज जो हमारे यहाँ
आर्थिक पिछड़ापन है हिंदी पट्टी में, सामाजिक पिछड़ापन है, इस सब की वजह क्या है और कैसे सब चीजें मिलजुल के हमें इस कगार पे लेकर आई हैं। तो ये इसका पूरा बैकग्राउंड है। तो जब हम बात कर रहे हैं आधे हिंदुस्तान की, जो लगभग जिसको हम हिंदी पट्टी कह सकते हैं, और तो उसमें दो तीन और भी चीज़ें जो जो मुझे लगता है इसके बारे में हम आपको बात करनी चाहिए। एक तो जो आप अभी कह रही थी कि इतनी जो है गरीबी या अपराध या असमानता, अ, ये जो सारी चीज़ें हैं, जो अ, जातिवाद, सांप्रदायिकता जितनी हमको यहाँ देखने को मिलती है। देखिए, मतलब ये भी बहुत दिलचस्प बात है कि जैसे आपने कहा कि संघ की शुरुआत तो महाराष्ट्र से हुई और अब देश जो है गुजरात मॉडल पे चल रहा है, पर जी जो थिएटर है जो है पूरा उसका, वो हिंदी पट्टी में सबसे ज़्यादा दिखाई को पड़ता है। जी। तो ये जो तो अब इसमें जब जब भी कोई भी जब हम एक आर्थिक दिक्कतों में रहते हैं या सामाजिक उसमें रहते हैं, तो वो आपस में रिफ्लेक्ट भी होती है, शायद इसलिए भी एक ज़्यादा ये दिखलाई पड़ता है। तो और ये भी है कि हिंदी, मतलब हम ये भी देखते हैं कि बिहार अलग तरह से चुनाव करता है लोगों का, वहाँ की राजनीति अलग है, यूपी की अलग है। तो ये जो इनके जो अंतर्विरोधों को आपने कैसे देखा है, उसके बारे में बताइए। अच्छा, एक्चुअली अगर आप थोड़ा सा इतिहास देखेंगे तो ये अंतर्विरोध बहुत साफ हो जाते हैं कि इनकी वजह क्या रही है। ये राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों प्रिंसली स्टेट्स थे, यहाँ पे राजा महाराजाओं की हुकूमत थी, ये ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा नहीं थे। यूपी और बिहार उनका हिस्सा थे। तो ये जो हमारा नेशनलिस्ट मूवमेंट, फ्रीडम मूवमेंट जो शुरू हुआ है देश की आजादी के लिए, इसका गढ़ जो था, पूरे देश में चल रहा था मूवमेंट, मगर जो इसका गढ़ था, जहाँ से गांधी जी का भी शुरू हुआ है, जो मूवमेंट उन्होंने जो शुरू किया है, तो ये इसका इसका बेसिस, इसका भी जो सेंटर था, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जिसको कहा जाए, वो बिहार था। उनका सत्याग्रह की शुरुआत बिहार से, चंपारण से शुरू हुई। तो यहाँ पे बिहार और उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में नेशनलिज्म का सेंटिमेंट, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने का सेंटिमेंट, जज्बा इतना ज्यादा था कि लोगों को वो एकजुट कर रहा था, कि हम, क्योंकि सामने दुश्मन एक दिखाई दे रहा है, तो वो उस दुश्मन के खिलाफ लोग एकजुट हो रहे थे। फिर चूंकि काफी हद तक गांधी गांधी जी की थिंकिंग ये भी थी कि वो उनको सामाजिक लोगों का उत्थान करना था, उनको अपलिफ्ट करना था। तो उनका आउटरीच, उनकी जो पहल थी लोगों को मोबिलाइज करने की, वो सबसे निचले तबके से वो लोगों को मोबिलाइज कर रहे थे। तो ये पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन यहाँ पे लोगों का, ये पॉलिटिकल एक तरह से राजनीतिक एम्पावरमेंट बिहार में काफी ज्यादा लोगों का हुआ चंपारण के बाद से। जो शुरू शुरू के कांग्रेस के बड़े बड़े नेता आए, जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जब सत्याग्रह में वो शामिल हुए और एक वो बहुत बड़े बिहार के लीडर बने। तो ये जागरूकता की शुरुआत वहीं से हो गई थी। यूपी में भी ये जागरूकता की शुरुआत उसके फौरन बाद से हो गई थी। सारे गांव देहात में जाके मोबिलाइजेशन शुरू हुआ, चाहे वो गोरखपुर था या पूरा इलाका। ये जागरूकता बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान में नहीं आई, क्योंकि वहां पे जो सोशल सामाजिक ढांचा था, सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर था, ढांचा जो था, वो बहुत हायरार्की बेस्ड था, क्योंकि महाराज राजा साहब हैं, फिर ठाकुर साहब हैं, और जमींदारी और ये सब। तो लोगों में एक एहसास था अपने कि ये हमारी हायरार्की है, हमारी जगह समाज में ये है, तो हमें वो बाप जी कहना है या हुकुम कहना है, और हमें हमेशा सर झुका के या पीठ के बल, मतलब वापस ऐसे लौट के आना है, कि इंटेग्रल था उनकी। तो ये पॉलिटिकल जागरूकता वहां नहीं आ पाई। तो अब आजादी के बाद हुआ ये कि यहाँ पे हर यूपी और बिहार में, चूंकि गरीब से गरीब इंसान के अंदर वो जागरूकता थी, राजनीतिक जागरूकता थी, तो हर दो इंसानों ने मिलकर अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी बना ली। तो कभी दो इंसानों की, कोई चार इंसानों की या 10 इंसानों की, अलग अलग मल्टीपल पार्टीज बन गई। कभी वो मिलके सरकार बना रही है, कभी आपस में लड़के बना रही है। तमाम तरीके के सोशलिस्ट ग्रुप्स यहाँ पर आ गए, क्योंकि वो कहने को तो एकता की और सामाजिक बराबरी की बात करते थे, मगर आपस में खुद ही लड़ते भिड़ते रहते थे।
तो ये सब ने यहाँ के राजनीति को बहुत ही अलग एक शेप दे दिया। इसीलिए आप देखेंगे कि यूपी में दलित भी बहुत जागरूक हो गया। तो काशीराम हालांकि यूपी के रहने वाले नहीं थे, मगर जब उन्होंने अपना पॉलिटिकल फ्यूचर ढूंढा तो उनको यूपी ही आना पड़ा, क्योंकि उनको यहाँ पे रेडीमेड काडर, रेडीमेड बेस मिल गया, क्योंकि वो ऑलरेडी एक जागरूक बेस था यहाँ पे। राजस्थान में और मध्य प्रदेश में चूंकि राजाओं के खिलाफ कांग्रेस लोगों को मोबिलाइज कर रही थी, वहां पे दुश्मन रूलिंग क्लास थी, ब्रिटिश नहीं थे। तो जो गरीब तबके थे वहां के, किसान थे या मजदूर थे, वो कांग्रेस की तरफ आ गए। और जो राजा वगैरह थे वो धीरे धीरे हिंदू नेशनलिस्ट पार्टी, पहले पहले वो चाहे रामराज परिषद थी, अखिल भारतीय रामराज परिषद, उसके साथ जुड़ गए, या हिंदू महासभा के साथ, और बाद में जनसंघ आ गई तो वो उनके साथ जुड़ गए। तो ये वहां का पॉलिटिकल शेप कुछ इस तरह से बना कि गरीब तबके को या पिछड़ों को अपनी पार्टी बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि उनको लगा कि कांग्रेस तो हमारी पार्टी है। और राजाओं को या जो जमींदार थे या ठाकुर थे, उनको लगा कि बीजेपी या उससे पहले जनसंघ ही हमारी पार्टी है। तो इन दो स्टेट में अभी तक मल्टी पार्टी सिस्टम नहीं बन पाया, वो टू पार्टी ही रह गया, क्योंकि वो कांग्रेस ने अपने आप को इतना ब्रॉड बेस करा कि तमाम गरीब कांग्रेस से जुड़ गए। और यूपी और बिहार में तो कोई भी पार्टी नहीं सबको लेके चल सकी, क्योंकि कास्ट की एम्पावरमेंट का होने का मतलब ये था कि हर कास्ट अपने आप को असर्ट कर रही थी। तो इतनी सारी कास्ट बेस्ड पार्टीज बनती ही चली गई। और अब इसीलिए ये मेरे ख्याल से हिंदी पट्टी में ये चार जो बड़े स्टेट है, मतलब उत्तराखंड और झारखंड और छत्तीसगढ़, तो इन्हीं का हिस्से हैं। तो इनमें ये बड़ा क्लियर डिवीजन है कि यूपी बिहार का की पॉलिटिक्स, उनका सामाजिक स्तर या ढांचा थोड़ा सा मिलता जुलता रहा है, और राजस्थान और मध्य प्रदेश का आपस में वो थोड़ा मिलता जुलता रहा है। इसमें जो एक और बात है, मैं गजाला, मैं यहाँ रहा नहीं हूँ ज़्यादा वेस्टर्न यूपी, मतलब दिल्ली में तो रहता हूँ, पर वेस्टर्न यूपी में मैं आता यहाँ से हूँ। मेरा मेरा जो मेरे पूर्वज देवबंद से आते हैं। और जी। मेरे चाचा जब, अब तो नहीं है वो, पर जब वो जाते थे उनको कभी हाई कोर्ट जाना होता, क्योंकि वहाँ पे यूपी में, खास तौर पे वेस्टर्न यूपी में, अगर आप किसान हैं तो आपके बहुत सारे केस चल रहे होते हैं। तो जी। आपको वो हर बार उनको हाई कोर्ट जाने के लिए कम से कम एक हफ्ता निकालना पड़ता था, क्योंकि वो ट्रेन पकड़ के जाते, फिर वो तारीख लगती, फिर वहाँ पे वकील। तो उत्तर प्रदेश के बारे में मैं जब भी सोचता हूँ तो मुझे वहाँ पहुँचने से पहले वहाँ के बहुत सारे लोग दिखलाई पड़ने लगते हैं कि कितने सारे लोग हैं। और वो एक, मुझे लगता है कि वो एक अनगवर्नेबल जगह है। मतलब वो इतने सारे, और आप, ये सिर्फ अनगवर्नेबल इसलिए नहीं है कि वो लोग बहुत सारे हैं, इसलिए भी है कि वहाँ अलग अलग, लगभग सांस्कृतिक फ़र्क भी हैं, उनके कल्चरल डिफरेंसेस भी हैं कि अ, जो आदमी गोरखपुर से अगर मेरठ आएगा या आगरा जाएगा तो उसको लगेगा वो किसी और जगह में है, या बनारस जाएगा तो कुछ और लगेगा उसको। तो वो जो एक, मतलब मेरे ख्याल से छोटा मोटा यूरोप टाइप, तो अगर यूपी बिहार को जोड़ दें तो शायद वो ज़्यादा ज़्यादा बड़ा निकल आएगा। तो ये जो, इसका एक अपने आप में जो भार है, इतने लोग हैं और उनको उनकी बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल पाना है, उनको स्कूल नहीं मिल पाना है, गरीबी से बाहर निकलने के रास्ते बिहार में तो कहीं भी नहीं है, यूपी में कुछ हिस्सों में है पर ज़्यादातर हिस्सों में नहीं दिखलाई पड़ते हैं कि बाहर कैसे निकलेंगे वो। तो ये जो लोग हैं जब ये बेंगलोर जाते हैं या दिल्ली आते हैं या कहीं और बम्बई जाते हैं, तो वहाँ की प्रोडक्टिव फोर्स में शामिल हो जाते हैं। पर यहाँ पर उनके लिए कोई तो, और इसके बारे में क्या सोचती हैं आप, क्योंकि तो ये जो एक फ़र्क है, और उसके कारण जाहिर तौर पे कन्फ्लिक्ट्स बहुत है। और वो दूसरी बात है कि जहाँ पे हम, मतलब मैं ये भी सोचता हूँ कि दक्कन के ऊपर का से लेकर काबुल तक, ये एक पूरा हमेशा एक कन्फ्लिक्ट ऑफ कॉरिडोर ऑफ कन्फ्लिक्ट रहा है ये। यहाँ यहाँ पे संघर्ष ही चलता रहा है सदियों से, लड़ाइयाँ होती रही हैं, ठग आते रहे हैं, मतलब कभी भी शांति इस तरह से कभी तो रही नहीं कि भाई लोग आराम से बैठ के कुछ कर भी लें। तो एक वो हमारी स्मृति भी उस तरह की है। इसके बारे में पहले बात करते हैं, फिर अगला सवाल मैं बात करूंगा आपसे। जी।
एक्चुअली ना ये अगर आप थोड़ा सा इतिहास को देखेंगे तो ऐसा नहीं है। बड़े लंबे पीरियड रहे हैं शांति के, क्योंकि जिस तरह से कल्चर पनपा है, कल्चर होना या आपका बड़ा आर्किटेक्चर बनना, ये बिल्ड मॉन्यूमेंट्स पका बनना, लिटरेचर का, पोइट्री का आना, ये सब शांति का के प्रतीक है। मतलब अगर आप एक लंबे पीरियड तक शांति है कहीं भी किसी भी जगह में, तब आपके पास ये सब करने के संसाधन होते हैं। दिमाग में भी वो फ्रेम ऑफ माइंड होता है कि आप बैठ के सोचें कि हमें ये करना है, ये लिखना है। तो अब ये जो हिंदी पट्टी की हम जिसकी बात कर रहे हैं, ये एक कल्चरली बहुत सांस्कृतिक तरीके से बहुत वाइब्रेंट जगह थी। अ, न सिर्फ यहाँ पे हिंदू धर्म की तमाम जितनी भी किताबें लिखी गई हैं या जितनी भी सोच आई है वो इस जगह से आई है, अ, इस रीजन से उभरी है। इस्लाम की भी तमाम जो फिलोसफीज हैं, जो अरेबिया के बाहर की जितनी फिलोसफी है, जिसका मैंने पहले हवाला दिया, चाहे वो दारुल उलूम देवबंद है या बरेलवी थिंकिंग है या तबलीगी जमात या जमात इस्लामी, ये तमाम जो अलग अलग तरीके की सोच उभरी इस्लाम को में भी, ये भी इसी इसी जगह से आई है। बहुत बहुत सोच पूरी गौतम बुद्ध की वो भी इसी इलाके से आई है। तो ये ये सब दिखाता है कि यहाँ पे एक इतने बीच बीच में, मतलब लड़ाइयाँ भी हुई हैं, युद्ध भी हुए हैं, मगर जब जब कोई एक ताकतवर राजा आया है, तो उसके पूरे राज मतलब टेन्योर में 10 साल का या 15 साल का जो भी है, उसमें काफी पीरियड रहे हैं जिसमें काफी शांति रही है। इतनी रही है कि राजा के पास समय था इन चीजों को कल्टीवेट करने का, क्योंकि पैसे भी देने पड़ेंगे ना। कोई आदमी राइटर है, बैठ के वो किताब लिख रहा है या शायरी लिख रहा है या हैंडीक्राफ्ट बना रहा है कोई, तो इन सबको इंडल्ज करना, तो इतना पैसा भी यहाँ पे जनरेट हो रहा है, इतनी इतनी आमदनी हो रही है, खेती बाड़ी इतनी अच्छी हो रही है। और खेती बाड़ी बहुत अच्छी तभी हो रही है अगर लड़ाई नहीं हो रही है। तो वो फसल की आमदनी से सरकारें, राजाएं इतने बड़े बड़े ताजमहल बना सके या मतलब और मॉन्यूमेंट्स बना सके। तो ये बात सही नहीं है कि हर हर वक्त यहाँ पे लड़ाई होती रही है। अ, एक और बात ये है कि यहाँ पर आप आर्थिक प्रॉस्पेरिटी इतनी ज्यादा थी, इतना समृद्ध था ये पूरा इलाका, तभी बाहर से लोग यहाँ पर आते थे। एक एम्पायर बनने से पहले, मतलब दिल्ली सल्तनत बनने से पहले भी इस सल्तनत के ही लोग थे जिन्होंने ये बनाई है, या कुतुबुद्दीन ऐबक, ये पहले गवर्नर्स थे या इनके पास कंट्रोल था कुछ कुछ इलाकों का, बाकी और पूरे हिंदी बेल्ट में अलग अलग जगहों पे लोग फैले थे। तो ये यहाँ से रेवेन्यू वसूलते थे और अफगानिस्तान भेजते थे। तो इतना रेवेन्यू हर साल यहाँ जनरेट हो पा रहा था, खेती बाड़ी से जैसे भी जो जो भी मीन्स थे करने के वो करते थे। अ, इसीलिए मुगल के पीरियड में तो ये इलाका दुनिया का कि इसकी गिनती दुनिया के सबसे ज्यादा रिच इलाकों में, रईस इलाकों में होती थी। ये पूरा जो नॉर्थ इंडियन बेल्ट थी, यूपी बिहार, खासतौर से यूपी बिहार की गिनती बहुत समृद्ध जगहों में होती थी। अ, अ, तो ये बात सही नहीं थी कि ये शुरू से पिछड़ा हुआ था। इसीलिए ब्रिटिश कैलकाटा प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी और बॉम्बे प्रेसिडेंसी होने के बावजूद, जब तक वो उन्होंने इस हिस्से को कब्जा नहीं किया, अवध को नहीं पे कब्जा नहीं किया, तब तक वो यहाँ पे अपना वर्चस्व नहीं बना पाए। और फाइनली उन्होंने कैलकाटा से अपना राजधानी शिफ्ट करके दिल्ली लेकर आए, क्योंकि वो मुगल राजधानी थी। तो मुगल राजा को हराया, उनको लगा अब हमें भी वही जगह पे अपने आप को, मतलब नेचुरल इनहेरिटर उनका, कि अब हम इनको इनहेरिट कर रहे हैं। तो इस जगह की पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा थी, और उसकी वजह उसकी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, उसका कल्चरल वाइब्रेंसी की उसका जो कल्चर था वो कितना मल्टी, इतनी सारी चीजें यहाँ पर थी। चाहे वो शायरी हो, चाहे लिटरेचर हो, ओरल लिटरेचर हो, रिटन भक्ति लिटरेचर हो। मूवमेंट हो, बिल्कुल तो बिल्कुल। ठीक, तो ये और तो मेरे ख्याल से ये इसकी ये पूरा इलाका, चाहे जितनी इसने बर्बादी झेली है,
1857 के बाद तो बहुत जबरदस्त बर्बादी, कंप्लीट, मतलब जैसे स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी होती है कि पूरी जमीन, पूरा एरिया होता, ब्रिटिश ने बर्बाद कर दिया, खेतों के खेत जला दिए, हर गांव में पेड़ों से लोगों को लटका दिया, यूपी से बिहार तक सब जगह आपको सिर्फ यही दिखाई दे रहा था। 2 साल 3 साल तक ये उनका उनका बर्ताव चला, वो पूरे इस इलाके में जिन्होंने तहस नहस कर दिया। तो उसके बावजूद भी ये इकोनॉमिक सोर्स ऑफ इनकम तो सरकार की रहा। इंडिगो फार्मिंग ब्रिटिश ने यहीं शुरू की, ओपियम फार्मिंग यहाँ की, जिसे जमीन को और बर्बाद किया। मगर फिर भी जितना वो लूट सकते थे 1947 तक, 1947 तक जितना वो लूट सकते थे, उन्होंने वो सब इस एरिया में किया। तो ये बैकवर्डनेस जो थी यहाँ की, ये ब्रिटिश पॉलिसीज का, डेलिबरेट पॉलिसीज का नतीजा थी। तभी यहाँ पे इतनी बुरे हालात हुए कि, और फिर आजादी के बाद तो पॉलिटिक्स हमारी ही इतनी कास्ट बेस्ड हो गई इस इलाके की, कि यहाँ के पॉलिटिशियंस को, खासतौर जो शुरू के कांग्रेस के पॉलिटिशियन थे, उनको जरूरत ही महसूस नहीं कुछ और करने की, क्योंकि वो जाति के और धर्म के नाम पर ही जीत पा रहे थे। तो उनको लगा और कुछ करने की जरूरत ही क्या है। ये जो सवाल जो मैं कह रहा था कि पॉलिटिकली तो बहुत एक तरह से करेंसी रखता है उत्तर प्रदेश और बिहार, पर उसकी जो बाकी, जो कि डेमोक्रेसी में होना चाहिए कि आपको बाकी चीज़ें भी उतनी उसी हिसाब से मिलनी चाहिए, तो वो मिसमैच वो बढ़ता ही जा रहा है। मतलब अभी भी हम देख सकते हैं कि वो एक बाकी देश की तुलना में, ये यहाँ पे बिहार की तुलना इस समय सब सहारन अफ्रीका की इकोनॉमी के साथ में की जा रही है। मेरे ख्याल सबसे ज़्यादा जो लाभार्थी हैं वो इन दोनों प्रदेशों में होंगे ही। जो फ्री का राशन जहाँ बंट रहा है वो भी इन्हीं में होंगे। तो इसको फिर हम हिंदी हार्टलैंड का जो 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 क्रक्स है अभी, मतलब हम हिंदी हार्टलैंड पर ठीक है, जैसे आपने बताया कि राजस्थान एमपी हैं, पर वो अपना अपना इंतज़ाम कर ले रहे हैं। पर ये जो यहाँ पे जो दिक्कतें हैं, वो दिक्कतें दरअसल अब पूरे देश में दिखलाई देने लगी कि उसका, और उसका असर है उसका उस तरह से, क्योंकि वो चाहे कम्युनलिज्म हो, चाहे वो इकोनॉमिक इनइक्वलिटी हो, तो वो, और ये इसके पीछे पॉलिटिक्स तो है ही, खैर शायद पॉलिसी का भी एक असर है कि वो उसको हम किस तरह से इससे इसको इसको ठीक कैसे हो सकता है ये। देखिए, मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, तो मैं इकोनॉमिस्ट के नजरिए से आपको उस तरह का जवाब नहीं दे सकती हूँ। मगर जितना मुझे समझ में आया है, ये हमारा ये जो पूरा रीजन है हिंदी हार्टलैंड का, बिहार से लेके राजस्थान तक का, मतलब अब तो झारखंड से लेके राजस्थान तक का, ये यहाँ पे कभी भी बड़ी इंडस्ट्रीज नहीं बनी। अंग्रेजों ने भी जो बड़ी फैक्ट्रीज, बड़ी इंडस्ट्रीज लगाई, वो समंदर के किनारे लगाई, ताकि उनको, क्योंकि वहां से सामान जाना है तो वो उनको पोर्ट के करीब होना जरूरी था, क्योंकि सी ट्रेड हो रहा है। ये इलाके का जो इकोनॉमिक बैकबोन थी, वो खेती बाड़ी रही है, या स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, जो कि यूपी का बहुत बड़ा इकोनॉमिक फैक्टर रहा है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, खासतौर से आर्टिजन बेस्ड इंडस्ट्री, जो कि एक्सट्रीमली बहुत जबरदस्त लग्जरी आइटम्स बनाते हैं, चाहे वो हैंड वोवन बनारसी हो, या हैंड क्राफ्टेड लगभग हर कांच का शहर में, सामान हो फिरोजाबाद का। लगभग तो हर शहर में और कुछ ना कुछ ऐसा है जो उनका हुनर है, जो जी, सहारनपुर से लेकर बिल्कुल, मुरादाबाद, रामपुर, फिर ये फिरोजाबाद, फिरोजाबाद, जी बनारस। बिल्कुल। तो ये इस इलाके का बैकबोन रहा है, उसकी इकोनॉमी का, खेती बाड़ी के साथ अलावा ये बिहार में एक बार जब आपके मिनरल्स डिस्कवर हो गए, आयरन ओन डिस्कवर हो गया, उसके बाद कोयला डिस्कवर हो गया, तो अंग्रेजों ने भी ये किया, जमशेदपुर बना, उन्होंने प्राइवेटाइज करा कि टाटा को दिया कि आप इसको डेवलप करें, एक एक आइलैंड बना दिया बिहार के स्टेट में, जमशेदपुर को एक आइलैंड की तरह से है। उसकी इस नेचुरल रिसोर्स का पूरे राज्य में या आसपास के इलाकों पे कोई असर नहीं पड़ा। वहां से वो एक्सट्रैक्ट करते थे कोयला, आयरन ओर, और बाहर ले जाते थे।
वो ट्रेन भी उन्होंने इसलिए बनाई। आप देखिए कितना भी पिछड़ा हो जाए बिहार, मगर बिहार से बाहर जाने वाली ट्रेनें कितनी हैं। वो ट्रेनें इसलिए बनाई कि वहां से सामान बाहर जा सके। तो उनकी अ, जो चीज वहां पर उस राज्य को प्रॉस्पेरिटी, उस राज्य को तरक्की दे सकती थी, वो चीज को आपने उससे ही बाहर ही कर दिया। आप अगर चाहते तो वहीं पे प्रोसेसिंग यूनिट्स बना सकते थे जो वहां पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे। आयरन और प्रोसेसिंग यूनिट बना सकते थे, स्टील फैक्ट्रीज वहां बना सकते थे। आपने ऐसा नहीं किया ना, वो सब आपने समंदर के किनारे बनाए, शोर कोस्ट लाइन पे बनाया ताकि आप बाहर एक्सपोर्ट कर सके। तो ये इस इलाके का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये रहा। अ, इस किताब के लिए नहीं, मगर मैं एक नक्सलिज्म माओस के ऊपर एक आर्टिकल कर रही थी जब कई साल पहले। तो मैं छत्तीसगढ़ गई थी। रमन सिंह वहाँ चीफ मिनिस्टर थे, तो मैंने रमन सिंह को इंटरव्यू किया था अपने ये कवर स्टोरी के लिए। तो वो बड़े खुशी से ये बात बता रहे थे कि हमारा तो अमीर देश की गरीब जनता है। छत्तीसगढ़ तो कितना अमीर देश है, बिल्कुल। मगर उनके पास भी कोई रोड मैप, कोई पॉलिसी नहीं थी कि ये देश की छत्तीसगढ़ की अमीरी जो है उसको गरीब जनता तक पहुंचाया कैसे जाए। उनके पास भी रोड मैप यही था कि हम एक के बाद एक एमओयू साइन कर रहे हैं बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल्स के साथ। ये हिस्सा जंगल को उसका दे रहे हैं, ये हिस्सा उसको दे रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ी रुकावट है वो ट्राइबल लोग हैं, जो आदिवासी लोग हैं, जो माओस के साथ, नक्सलियों के साथ मिल गए हैं। तो ये सबसे बड़ा हमारा रुकावट है, और हमारे इस प्रोजेक्ट को ये कामयाब नहीं होने दे रहे हैं। तो अगर आपकी पॉलिसी मेकिंग ही इस तरह की है कि हमें अपनी रिसोर्सेज को बाहर बेचना है, लोगों तक उसका फिर फायदा कैसे पहुंचेगा? लोग तो स्टेक होल्डर ही नहीं है ना आपकी तरक्की में। तरक्की आपकी कुछ गिने लोगों की हो रही है, जो क्रीमी लेयर है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट लेयर है। तो हमारे यहाँ पॉलिसी मेकिंग की बहुत बड़ी कमी रही है। यूपी में देख लीजिए, सरकार ने ये जितनी भी आर्टिजन बेस्ड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, ये लग्जरी आइटम बना रही है। ये मास बेस्ड आइटम्स के साथ बाजार में कैसे compete कर सकती हैं? जो कपड़ा टेक्सटाइल मिल्स में बन के आ रहा है, उसके साथ वो आदमी जो हैंडलूम पे बैठा है, वो बेचारा एक हफ्ते में 2 मीटर कपड़ा बुन पा रहा है हाथ की कारीगरी से। वो टेक्सटाइल मिल के साथ कैसे compete करेगा कॉस्ट में या कैसे? मगर हमने फ्री मार्केट में कहा है कि नहीं, तुम compete नहीं कर सकते हो तो मरो तुम, ये तो कंपटीशन का राज है। तो अगर आप अपनी नेचुरल, अपनी देश की जो खास काबिलियतें हैं, या जो आपका नेशनल, जिसको आपको नेशनल ट्रेजर कहना चाहिए, आपका जो है जो सालों से, सदियों से बाहर के देश के लोग जिसकी ख्वाहिश करते थे। 3-4 साल पहले मैं पेरिस गई हुई थी, और वहां पे मैं उनके टेक्सटाइल फैशन, एक उन्होंने फैशन का म्यूजियम बना रखा है वहां पे। मतलब फ्रांस में ही फैशन का म्यूजियम भी हो सकता है। तो वहां पे उस वक्त एक टेक्सटाइल्स की एग्जीबिशन लगी हुई थी जिस वक्त मैं वहां गई थी। तो मैं वो एग्जीबिशन देखने चली गई थी ऐसी क्यूरियोसिटी में कि देखते हैं क्या है टेक्सटाइल में। इस किताब के ऊपर मैं काम नहीं कर रही थी, बस ऐसे ही गई थी। मुझे इतनी हैरानी हुई कि उस टेक्सटाइल म्यूजियम एग्जीबिशन में उन्होंने हमारा एक पूरा सेक्शन था तो इंडियन टेक्सटाइल्स को रखा हुआ था, जो इंडिया से फ्रांस एक्सपोर्ट होता था 19वीं सदी में। और वहाँ की फ्रेंच इलीट वो पहनती थी, वो चाहे मलमल हो, चाहे ये ब्रोकेड हो, जो बिल्कुल। यहाँ से वहां जाता था। और वो कुछ गारमेंट्स उन्होंने लगाए हुए थे कि वो पता नहीं 1870 में ये कौन सी प्रिंसेस ने ये वाला गाउन पहना था, वो, और वो मलमल का बना हुआ है, वो समझ में वो ऐसे पहनते थे। तो मुझे इतनी हैरानी हुई कि वो इस धरोहर को अभी भी दिखा रहे हैं, और उनको शर्म नहीं लग रही है बताने में कि ये भारत से आ रहा था। मगर हमने इसको फ्री मार्केट में हमने इनको ढकेल दिया है कि तुम compete करो, डूबो या मतलब तैरो या डूबो टाइप। तो हमारी प्रॉब्लम यहाँ पे सिस्टमिक है, पॉलिसी मेकिंग की भी है, और अनफॉर्चुनेटली हमारे ये जो सोशल स्ट्रक्चर है, जिसमें क्लास, कास्ट,
एक बराबर है, तो वो जो अपर क्लास प्रिविलेज क्लास का जो है, तो उनको लगता है जब तक उनकी जेबें भर रही हैं या वो एक आरामदेह जिंदगी गुजार रहे हैं, तो बाकियों का क्या है, देखा मतलब उनको उनसे लेना देना नहीं है। तो मेरे ख्याल से सबसे बड़ा यहाँ पर अफसोसनाक बात ये है। ये बात तो आपने खैर सच कही कि मतलब भारत में जो लोग काम करने वाले लोग हैं, जो हुनरमंद लोग हैं, उनको हमने कभी भी ठीक से न तो एक्नॉलेज किया, ना सेलिब्रेट किया उनके 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 योगदान को। पर एक और बात है जो उत्तर प्रदेश के बारे में जो हम कह सकते हैं कि जहाँ जहाँ भी ये जो हुनर हैं, उसमें एक बहुत ज़्यादा हिंदू मुस्लिम इंटरडिपेंडेंस थी। तो गजाला, आपको ऐसा लगता है कि जो पोलराइजेशन हुआ है, इसका असर उस उनकी लाइवलीहुड्स पर और उनके वो जो एक लंबी परंपरा थी कि जहाँ पे वो हुनर आगे बढ़ते थे, उनका एक तरह का जो आप ही कह रही हैं कि एक पूरा दुनिया में उसका एक बाजार था। हाँ, बहुत सारा निर्यात वो लोग करते रहते थे, वो अभी भी करते हैं, पर ऊंचा तो उतना नहीं होता क्योंकि वो फ्लैश पॉइंट्स, वो फॉल्ट लाइंस जो हैं दो कम्युनिटीज़ के बीच में बढ़ी हैं। तो इसका असर आप देखती? देखिए, मैंने एक बड़ी दिलचस्प बात ऑब्जर्व करी जब मैं कौना मुस्लिम में भी कम्युनल वायलेंस के ऊपर चैप्टर के लिए रिसर्च कर रही थी, और अभी इस किताब के लिए भी। यूपी में खास तौर से 80 का दशक जो था वो बहुत बुरा रहा था। हर साल कहीं ना कहीं दंगा हो रहा था। मगर अगर आप आंकड़े देखेंगे उन दंगों के, तो ज्यादातर जिस चीज को हम दंगा कह रहे थे, वो ये हो रहा था कि थोड़ा बहुत पथराव हुआ और फिर पुलिस ने, पीएसी ने मुसलमानों पे गोली चला दी। चाहे वो मुरादाबाद का ईदगाह का हादसा हो, या ये मलियाना का हादसा हो, या मेरठ का हादसा हो, ये तमाम इलाकों में जो मेजोरिटी लोग मरे हैं वो पुलिस फायरिंग में मरे हैं। आपस में लोगों ने, जैसे जो 2002 में हमने गुजरात में देखा, या इससे पहले हम बिहार में जमशेदपुर में, और भागलपुर। यहाँ पे भागलपुर। भागलपुर में जो हमने देखा, यहाँ पे यूपी में ये नहीं हुआ। और फिर आप दंगों की भी आप इलाके देखिए, जिन इलाकों में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, वहां पे कभी बड़े लेवल के दंगे नहीं हुए। बनारस में कभी बड़े लेवल के दंगे नहीं हुए। आगरा में 1991 में जो अडवाणी की रथ यात्रा, उसके दौरान दंगे हुए थे। बाबरी मस्जिद गिरने के बाद भी दंगा नहीं हुआ था। तो वो एक अनोखा था 1991 का जो दंगा हुआ था। उससे पहले भी बहुत सालों तक आगरा में दंगे, हिंदू मुस्लिम दंगे कभी नहीं हुए। ऐसे ही अब ये जितने भी इलाके हैं जहाँ पे इंडस्ट्री है और इंटरडिपेंडेंस है, जहाँ पे ओनरशिप इंडस्ट्री की अब हिंदूज की है और वर्क फोर्स मुस्लिम और दलितों की है, तो वहां दंगे नहीं हुए हैं। अ, तो ये एक ऑब्जर्वेशन मैंने नोटिस किया, ये पैटर्न यूपी में, कि दंगा होता है तो जान तो चाहे मुसलमान की चली जाए, गरीब की चली जाए, मगर जो आर्थिक नुकसान और बहुत बड़ी तादाद में आर्थिक नुकसान जो होता है, वो अपर कास्ट हिंदू ओनर का, फैक्ट्री ओनर का, उनका होता है। क्योंकि कर्फ्यू लग गया, इतने दिन काम बंद है, फैक्ट्री में आग लग गई, फैक्ट्री, बहुत नुकसान होता है। तो ये एक, इसने एक तरह से चेक एंड बैलेंसेस का काम किया है यूपी में। तो यूपी में इसीलिए उनको मेरे ख्याल से पुलिस की या पीएसए की जरूरत पड़ी जब लोगों को मारना था, कि अगर हमें कुछ मारना है किसी वजह से, तो पीएससी मार रही है। क्योंकि आपस में हिंदू मुसलमान एक दूसरे को नहीं मार रहे थे, क्योंकि उनको पता है 3 दिन के बाद हमें फिर जाके साथ में काम करना है, एक ही फैक्ट्री में काम करना है। तो ये एक पोलराइजेशन अब जो हो रहा है, ये इससे पहले नहीं हुआ था। ये पिछले 10-11 साल में जो अब यूपी में पोलराइजेशन हो रहा है, ये आजादी से लेके पूरे 80 के दशक में भी नहीं हुआ। ये रथ यात्रा निकलने के बाद के दौरान जो शुरू हुआ था धीरे धीरे, ये अब इतना लेट आके हुआ है, जबकि हिंदुस्तान में दंगों का इतिहास तो बहुत पुराना है। जी। गुजरात में 69 में दंगे हुए, बिहार में तो जमशेदपुर का दंगा तो मेरे ख्याल से अर्ली 60s का है। और रांची का दंगा, और भी रांची का दंगा है। तो ये और 47 में जो दंगा हुआ है बिहार में,
जब गांधी यहाँ पे नोआखाली कुछ बंगाल में हुआ है, उससे पहले बिहार में हुआ है, बहुत भयंकर मैसेकर हुआ है मुस्लिम्स का। उत्तराखंड में बहुत भयंकर मैसेकर हुआ है पार्टीशन के दौरान। तो ये सारी चीजें इस इतिहास के बावजूद जो पोलराइजेशन अब हुआ है वो पहले नहीं हुआ था। और उसकी वजह ये है कि 10-11 साल की सरकार का पावर में आने के बाद एक तरह से खुली छूट दे दी गई है आरएसएस और उनके पूरे हिंदुत्व यूनिवर्स का, जो उनकी पूरा बड़ा महान खानदान है, परिवार जो उनका बड़ा है, कि आपको जो अलग अलग उनके जो एक्सपर्टीज है, लव जिहाद की एक एक्सपर्टीज का उन्होंने एक ग्रुप बना दिया है कि तुम्हारा इसमें है एक्सपर्टीज। एक को काउ विजिलेंटिज्म बना दिया है कि गौरक्षा एक्सपर्ट्स ये हैं, मस्जिदों के लैंड नीचे जिहाद के मंदिर ढूंढने एक्सपर्ट्स ये वाले हैं। एक अलग तो डिवाइनर्स हैं जो मंदिरों के नीचे मस्जिद ढूंढते रहते हैं। जी, जी बिल्कुल, वो एक अलग एक्सपर्टीज उन्होंने बना दी है। तो ये सारे वजह से जो अब आज माहौल बन गया है, इससे हमें इकोनॉमिक नुकसान हो रहा है। अब देखिए पूरा फैक्ट्रीज का ढांचा बदल गया है और ओनरशिप का पैटर्न बदल गया है इस पूरे एरिया में। मतलब मैं आगरा की बता सकती हूँ क्योंकि आगरा से मेरा काफी मतलब मेरे परिवार वहां पर रहता है। आगरा में भी जो फैक्ट्री ओनरशिप है उनका काफी हद तक पैटर्न बदल गया है। तो ये बहुत सारी चीजें अब हो रही हैं जो कि अगर ऐसे ही होती रहेंगी तो इसका हमें इकोनॉमिक नुकसान तो उठाना ही पड़ेगा, मगर हमारा जो ये एक साथ रहने का इंटरडिपेंडेंस की जो विरासत है ये बिल्कुल खत्म हो जाएगी। एक शायद इसमें क्वेरी ये भी था जो पूरी भाषा को लेकर था कि हिंदी भाषा अपने आप में जिसको हम हिंदी भाषा कहते हैं वो भी एक दरअसल हाल की एक भाषा जिसको इम्पोज किया गया, जिसने बोलियों को जो कि हर जोग्राफी की अपनी बोली थी, और चाहे वो आप जहाँ से ब्रज है या खड़ी बोली है इधर, और फिर उसके बाद अवधी और भोजपुरी होती चली जाती। तो हिंदी ने एक ये भी किया कि उन सारी खूबसूरत चीज़ें जो हिंदी में हुई, जिसको हम हिंदी का कहते हैं वो दरअसल बोलियों की चीज़ है। वो हिंदी में तो कुछ, हिंदी बहुत हाल की चीज़ है उस हिसाब से देखा जाए। तो वो भी एक पक्ष है जिसको लेकर हिंदी हार्टलैंड में कि हमने अपनी डाइवर्सिटीज़ को भी ठीक से उसको जगह नहीं दी, उसको अपने पनपने बढ़ने की। देखिए इसके लिए भी मैं अंग्रेजों को ही इल्जाम दूंगी क्योंकि वो जिस माहौल से आए थे वहां पे डाइवर्सिटी नहीं थी। वहां पे एक एकाकी था, मतलब सब कुछ क्लब मोनोलिथ कर दो, एक था। क्लब करके सबको एक बताओ कि आप इस तरह से जनरलाइज कर दो उसको उस हिसाब से फिर। जी नहीं, उनको एक्सपीरियंस नहीं था। उनको एक भाषा का एक्सपीरियंस था, इंग्लिश लैंग्वेज, एक धर्म का एक्सपीरियंस था, एक तरीके का सोशल स्ट्रक्चर का एक्सपीरियंस था। कास्ट वगैरह के बारे में उनको नहीं पता था, क्लास का ही उनको एक्सपीरियंस था। तो वो उनके हिसाब से जब वो यहाँ पर आए तो यहाँ की डाइवर्सिटी देख के वो काफी अचंभे में थे। उनको क्योंकि बाहर से आए हैं, कुछ पता नहीं है यहाँ के बारे में, और यहाँ पे आते ही इतना सारा मिलिट्री के बेसिस पे उनको पावर मिला हुआ था क्योंकि उनके पास फौजी ताकत थी। तो उनको इस देश को समझने के लिए बहुत आसान किताबों की जरूरत थी। मतलब जैसे होता है ना कुंजी, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, पढ़ने के लिए कुंजियां चाहिए थी। तो वो उन्होंने उसके लिए भाषा, जहां तक का भाषा का सवाल था, तो उन्होंने वो कॉलेज बनाया कलकत्ता में, फोर्ट विलियम कॉलेज, जहां पे उनको लगा कि पर्शियन को वो हटा के इंग्लिश से रिप्लेस करना चाहते थे। मगर उनके जो ब्यूरोक्रेट्स, उनके जो लोग जो उनके यहाँ काम करते थे, जो ब्रिटानिया से यहाँ आते थे, तो उनको इजी टू अंडरस्टैंड वो कुंजियां चाहिए होती थी कि एक बस किताब वो जरा सी पढ़ी और उनको पूरा देश समझ में आ गया कि हमें इस देश पे कैसे राज करना है। तो यहाँ के बेसिक कानून क्या क्या है, दो चार वो समझ लिए, धर्म कौन से हैं, जातियों को तो उन्होंने बाद में आया, भाषाएं क्या है, तो उनको मोटा मोटा बस समझना था। तो इसके लिए उन्होंने ये जो पहले तो भाषा का डिवीजन शुरू किया। उन्होंने ये चार टीचर्स को फोर्ट विलियम में नौकरी दी और उनसे कहा कि एक ऐसी भाषा बनाओ
जो यहाँ की भाषा हो, जिसको हमारे लोग समझ सके, जो हमें अपने लोगों को पढ़ाने के लिए कि इंडियन लैंग्वेज अगर पढ़ेंगे सीखेंगे तो कौन सी लैंग्वेज सीखे। तो अब उनको जब ये जो 4 लोग थे उनमें से एक मुस्लिम था, मौलवी, और 3 पंडित थे। तो अब इन्होंने जो उस वक्त बोलचाल की भाषा जो थी हिंदुस्तानी, क्योंकि इतने सदियों का मुस्लिम रूल था सल्तनत के बाद से, तो पर्शियन यहाँ की एक तरह से ऑफिशियल लैंग्वेज थी। तो जो सरकार की नौकरी करना चाहता था वो पर्शियन सीख लेता था। तो जो इंडियन एलीट थी, चाहे वो पंडित हो या चाहे वो कश्मीरी पंडित हो या कायस्थ हो, या ये जो एलीट खुद ये पंजाबी भी जो थे, जो सरकारी नौकरी के तलबगार थे, तो ये पर्शियन सीख लेते थे, घर में अपनी भाषा बोलते थे। मगर चूंकि साम्राज्य बढ़ता गया तो ये सारी भाषाएं जो थी भोजपुरी, अवधी, मैथिली, ये इसके बोलने वाले साम्राज्य में शामिल होते गए। तो वो नौकरियों के लिए आज कोई इंसान जौनपुर से लखनऊ आ रहा है, तो कोई बिहार के किसी हिस्से से यहाँ पर आ रहा है, दिल्ली आ रहा है। तो ये डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं, एक दूसरे की भाषाएं सुन रहे हैं, बोलना पर फोर्स समझने की जरूरत पड़ रही है, काम निकलवाना है, खाना खरीदना है, दुकान से सामान लेना है। तो एक तरह से, और फिर भाषाओं का एक इम्पोर्टेंट चीज होती है, जब नई चीज इंट्रोड्यूस होती है तो उसके लिए नया शब्द आपको ढूंढना पड़ता है, क्योंकि आपको वोकैबुलरी बनानी है। अगर आपके मान लीजिए जैसे जिसको कहा जाता था पर्शियन व्हील, एग्रीकल्चर में जो इस्तेमाल करते थे कुएं से पानी निकालने के लिए, तो वो पर्शियन व्हील जब इंट्रोड्यूस हुआ तो उसके लिए एक नाम भी तो सोचना पड़ेगा, उसको बोलेंगे क्या। तो वो एक शब्द जब इंट्रोड्यूस हो गया तो उसको सभी लोग वही बोल रहे हैं ना, हर भाषा वाले बैठ के लिख नहीं रहे कि हमारे अपनी भाषा में हम ये बोलेंगे। तो इसी तरीके से आप देखेंगे अभी हम जो कई सारे शब्द आम ताम बोल लेते हैं सोचे बगैर कि ये किस भाषा से आए हैं, जो दुनिया बोलते हैं, दरवाजा बोलते हैं, ये सब अरबी से आया हुआ है। मगर जब ये चीजें कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हो गए यहाँ पे, लोगों ने घरों में दरवाजे लगाने शुरू करे, तो वो दरवाजा वर्ड सबने बोलना शुरू कर दिया। अब सारी भाषाओं में दरवाजा बोलते हैं, चाहे आप प्रोनाउंस को दरवाजों कर दो या कुछ भी कर दो, बट रूट वर्ड वही रह जाता है। तो इस तरह से एक 3 लैंग्वेज स्ट्रक्चर हमारे पूरी हिंदी पट्टी में बन गया था। वो घर में इंसान अगर अवधि में अपनी बीवी बच्चों से बात कर रहा है, मगर जब वो दफ्तर जा रहा है, मतलब कोर्ट में जा रहा है, अपने साथ आदमी से बात कर रहा है, तो वो हिंदुस्तानी में बात कर रहा है, जिसमें अलग अलग भाषाओं का मिश्रण है। मगर जब सीनियर ब्यूरो ऑफिशियल से बातें कर रहा है, अमीर से या किसी से, तो पर्शियन में बात कर रहा है, या ऑर्डर फरमान जारी हो रहे हैं। तो ये बड़ा आसानी से हमारे यहाँ 3 भाषाएं बोली जा रही थी। तो अंग्रेजों ने पर्शियन हटा दी, अंग्रेज इंग्लिश को रिप्लेस करना उससे किया। तो एलीट तो अंग्रेजी सीखते सीखते सीख रहे थे, मगर ये जो और लोकल भाषाएं अपनी बोल रहे थे, मगर ये जो बीच की भाषाएं जो लिंगुआ फ्रैंका हिंदुस्तानी थी, इसमें इन्होंने कहा कि हमें सिखाने के लिए हमें प्रोस चाहिए, क्योंकि ये ओरल हमारा ट्रेडिशन नहीं है, क्योंकि उनकी प्रिंटिंग प्रेस आ रही है, वो छापेंगे, तो स्ट्रक्चरल फॉर्मेट चाहिए भाषा का। तो उस फॉर्मेट के लिए जब उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, इसका प्रॉपर ग्रामर बनाया जाएगा, लैंग्वेज बनाई जाएगी, तब उन्होंने रियलाइज किया कि वो जो मौलवी साहब थे वो अपनी कहानी लिखने में बहुत सारे पर्शियन और अरबिक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, और जो पंडित जी हैं वो संस्कृत के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि उनकी कहानियां जो वो लिख रहे हैं रीडर बनाने के लिए, तो उनकी कहानियां उनके एक्सपीरियंस से आ रही हैं, जो रामायण से या महाभारत से निकल के आ रही हैं। तो उन्होंने रियलाइज किया ये तो 2 भाषाएं हैं, तो एक है ही नहीं, एक तो मुसलमानों की है, एक हिंदुओं की है। तो यहाँ से भाषा का उन्होंने डिवीजन करा। 1857 की लड़ाई हुई, तो जो अपर कास्ट हिंदूज थे उनको लगा कि अब ये मौका है, भाषाओं ने तो ऑलरेडी डिवाइड कर लिया, अब पॉलिटिकल डिवीजन भी हो सकता है, क्योंकि अब ब्रिटिश की जो गाजगिरी है वो मुसलमानों पे पड़ी है, तो हम ब्रिटिश के साथ मिलके अपना वापस लॉस्ट हिज ग्लोरी हासिल कर सकते हैं। तो आई थिंक ये जो हमारी सोसाइटी का डिवीजन हुआ है अंग्रेजों के आने के बाद, भाषा का उसमें बहुत बड़ा योगदान था। जो जो पहला डिवीजन हुआ है वो ये भाषा का हुआ है। और फिर एक बार जब हिंदी भाषियों ने हिंदी भाषा को अडॉप्ट करा कि ये हमारे देश की भाषा बननी है, तो उनको एक उसको
उस लेवल पे दर्जे पे उठाना था कि वो अंग्रेजी की बराबरी करे। अगर अंग्रेजी अंग्रेजों की भाषा है तो हिंदी हमारी भाषा बनेगी। तो उसके लिए ज़रूरी ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग दिखाए जा सके कि ये तो हिंदी भाषी हैं। तो उनकी अपनी भाषाएँ जो थी, उनको ख़त्म करना ज़रूरी था कि वो ये ना बोले कि अवधी हमारी भाषा है या ब्रज हमारी भाषा है, वो सब हिंदी भाषी बने, ताकि तादाद बने कि ये एक मदर लैंग्वेज है, इंडिया की ये नेशनल लैंग्वेज है। जी। तो इसीलिए आप देखें जिनको खिताब दिया गया था, उनका असली नाम मैं भूल जाती हूँ। बनारस के पोएट थे जिनको सितारे हिंद का खिताब दिया गया था। खिताब उर्दू में दिया गया था, बट उन्होंने ये स्लोगन कॉइन किया था, हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान। तो उन्होंने भाषा को धर्म और देश से जोड़ दिया कि ये, तो उसी से आपने एक नया जो आज़ादी का नहीं, मूवमेंट राजनीति शुरू शुरू कर हुआ, दी उसको लेकर एक तरह की। तो ये भाषा, धर्म और देश एक साथ उसमें जुड़ गए, जिसमें जो इससे बाहर हैं, तो वो फिर बाहर के लोग हो गए। जो हिंदू और हिंदी से बाहर हैं, तो वो हिंदुस्तान से भी आपने उनको बाहर कर दिया अपनी सोच में। तो बहुत शुक्रिया, आपने काफ़ी देर बात कर ली गज़ाला, और बहुत ही दिलचस्प विषय भी है ये। द हिंदी हार्टलैंड, अगर आपको अंग्रेज़ी आती है, बहुत सारे लोग हैं जो देश हमारे यहाँ जो बाइलिंगुअल हैं, तो उन्हें वो किताब पढ़नी ही चाहिए, ये समझने के लिए कि इस पूरे बड़े से लगभग आधा हिंदुस्तान जो है उसको देखने के लिए ये किताब समझने में, और उसकी जो दिक्कतें हैं, उसकी चुनौतियाँ हैं, उसके जो बहुत सारे अंतर्विरोध हैं, और उसमें जो उसकी जो ऐतिहासिक कारण है, ये समझने के लिए ये किताब बहुत काम की है। और मेरे ख्याल से कभी ये हिंदी में भी आनी ही चाहिए, ताकि हिंदी वाले भी पढ़ सकें कि उनके बारे में, उनको कैसा, वो खुद अपने आप को कैसा देखते हैं और उनको कैसा देखा जाता है। गज़ाला, बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए आपका। और आपको ये बात अगर पसंद आई तो इस कार्यक्रम को लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपने हम ख्याल लोगों के साथ इसको साझा भी करिए। अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार और बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझसे बात की। शुक्रिया।